झारखंड का इतिहास। झारखंड के इतिहास एवं संस्कृति की प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक गौरवशाली परंपरा रही है। झारखंड के इतिहास एवं संस्कृति के निर्माण में जनजातीय समाज का अमूल्य योगदान रहा है। यहाँ की संस्कृति को जानने एवं समझने के लिए प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक मानवीय संस्कृति एवं सभ्यता के उद्भव तथा विकास से संबंधित ऐतिहासिक स्रोतों की बहुलता पाई जाती है। इससे संबंधित पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। ऐतिहासिक स्रोत। झारखंड के इतिहास और संस्कृति को समझने के लिए पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं। झारखंड की जनसंख्या में विश्व की सभी प्रमुख मानव प्रजातियां यथा नीग्रोइड, मंगोलॉयड, कॉकेसाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड के शारीरिक लक्षण पाए गए हैं, तथापि जनजातीय जनसंख्या में प्रोटोस्ट्रेलॉयड की प्रधानता है। चूंकि झारखंड जनजातियों एवं उनकी संस्कृति के उद्भव एवं विकास का क्रीड़ा स्थल रहा है, इसलिए झारखंड के इतिहास को जानने समझने के लिए पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोतों के साथ साथ जनजातियों की पारंपरिक वंशावलियां, लोक कथाएं एवं अनुश्रुतियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस प्रकार प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत दोनों असंख्य मात्रा में उपलब्ध हैं। पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का प्राचीनतम साक्ष्य झारखंड क्षेत्र से आज से लगभग 1 लाख ईस्वी पूर्व के पुरापाषाणकालीन पैलियोलिथिक पत्थर के उपकरण के रूप में प्राप्त हुए हैं। पुरापाषाणकालीन पाषाण उपकरण हस्तकुठार बोकारो से तथा हजारीबाग के इसको, सरैया, रेहम, देहोंगी आदि से प्राप्त हुए हैं। पाषाणकालीन उपकरणों से झारखंड में आदिमानव के रहने का प्रमाण मिलता है। 1991 में हजारीबाग के इसको में किए गए उत्खनन से एक पाषाण पर चित्रकारी का नमूना मिला है, जिससे 2 प्राकृतिक गुफाओं की जानकारी मिलती है। साथ ही इसको से ही भूल-भुलैया वाली आकृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग जिले के ही सतपहाड़, सरैया, रेहम, देहांगी तथा रामगढ़ जिले के गोला, कुसुमगढ़, बड़कागांव, बांसनगर, मांडू, देसगार, करसो, परसाडीह, वरागुंडा, रजरप्पा आदि स्थलों से कुल्हाड़ी, खुरचनी, बेंधक, तक्षणी आदि उपकरण प्राप्त हुए हैं। पलामू जिले के शाहपुर, रंकाकला, बजना, झाबर, नाकगढ़ पहाड़ी, बालूगारा आदि से पाषाणकालीन कुल्हाड़ी, स्क्रेपर, ब्लेड आदि प्राप्त हुए हैं। गढ़वा जिला अंतर्गत भवनाथपुर के निकट प्रागैतिहासिक कालीन शैलचित्र एवं अनेक प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण मिले हैं। इन गुफाओं में आलेख एवं पशुओं के चित्र हैं। इन पशुओं में भैंसा, हिरण आदि को चित्रित किया गया है। पश्चिमी एवं पूर्वी सिंहभूम के चक्रधरपुर, बेबो, इसाड़ी, बारूडी, पूर्णापानी, डुंगडुंगी, सनरेंगा आदि स्थलों से पुरातात्विक उत्खनन से पुरापाषाण काल से नवपाषाण काल तक के क्रोड, शल्क, खंडक, विदारणी, तक्षणी आदि पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। बारूडीह में संजय और सोननाला नदी के संगम से नवपाषाणकालीन मृदभांड, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े, पत्थर की हथौड़ी तथा डुगनी, डोर, नीमडीह और बोंगरा से नवपाषाणकालीन पत्थर की कुल्हाड़ी तथा काले रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग के दूधपानी से 1894 में किए गए उत्खनन से 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं। दूधपानी के निकट ही स्थित डुमडुमा से 8वीं एवं 12वीं सदी की पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के विस्तार को स्पष्ट करता है। चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड में मुगलकालीन कुंपा का किला स्थित है तथा चतरा जिले में ही हंटरगंज प्रखंड में कोलुआ पहाड़ी क्षेत्र से मध्यकालीन दुर्ग की चहारदीवारी का साक्ष्य मिला है। कोलुआ पहाड़, जो कौलेश्वरी पहाड़ के नाम से भी प्रसिद्ध है, पर हिंदू देवी देवताओं एवं जैन तीर्थंकरों तथा बुद्ध की मूर्तियां स्थापित हैं। कौलेश्वरी पहाड़ सिख धर्म का भी केंद्र रहा है तथा ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक इस स्थान पर ठहरे थे। पुरातात्विक स्रोत में पत्थर की स्लेट के टुकड़े बुरहादी से और रारू नदी के तट से जो चाईबासा में स्थित है,
से नवपाषाणकालीन पत्थर से निर्मित अनेक चाकू मिले हैं। एस.सी. राय को बुरुहातु से स्लेटी पत्थर की छेनी, क्वार्टज पत्थर की पालिशदार छेनी तथा लोहे और तांबे की आरी प्राप्त हुई है। चतरा जिला के गिद्धौर प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। पलामू के मूर्तिया नामक स्थल से बौद्ध धर्म के अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं, जबकि करुआ, धनबाद नामक ग्राम में बौद्ध स्तूप का प्रमाण पाया जाता है। धनबाद जिले के ही बुद्धपुर एवं डालमी में भी अनेक बौद्ध स्मारक स्थित हैं। बुद्धपुर की पहाड़ियों में बुद्धेश्वर मंदिर के भग्नावशेष स्थित हैं। अशोक के 13वें शिलालेख में आट्विक जातियों का उल्लेख हुआ है, जो इसी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियां थीं। भारत के इतिहास के प्रारंभिक साहित्यिक स्रोत वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किक्कट शब्द का प्रयोग हुआ है, जबकि उत्तर वैदिक साहित्य में यह व्रात्य प्रदेश के रूप में वर्णित हुआ है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुडरिक शब्द का वर्णन आया है। महाभारत में झारखंड क्षेत्र को पशुभूमि कहा गया है, क्योंकि जंगल की बहुलता के कारण इस क्षेत्र में जंगली पशुओं की संख्या अधिक थी। मध्यकालीन इतिहास लेखकों में अबुल फजल का अकबरनामा, शम्स-ए-शिराज अफीफ की रचना तारीखे फिरोज शाही तथा सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत प्रमुख स्रोत हैं। शम्स-ए-सिराज अफीफ का मानना है कि जंगल झाड़ की अधिकता के कारण ही इस क्षेत्र का नाम झारखंड पड़ा है। इसके अतिरिक्त जहांगीर की आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी, शाह नवाज खान तथा अब्दुल खान की रचना मासिरुल-उमरा तथा मिर्जा नाथन की रचना बहारिस्तान-ए-गैबो में भी झारखंड के नामकरण से लेकर सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। मध्यकालीन एवं अन्य इतिहासकारों सलीमुल्लाह और गुलाम हुसैन की रचनाओं में भी झारखंड क्षेत्र का विवरण मिलता है। कबीरदास की रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है। बोरमैन की पुस्तक द नियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया से नवपाषाणकालीन हस्तकुठारों के 12 प्रकारों की जानकारी मिलती है। डी.एन. मजूमदार की पुस्तक रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया से चेरो, खरवार, भूमिज, संथाल आदि जनजातियों के बारे में उनके झारखंड आगमन तथा सांस्कृतिक सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। प्राचीन इतिहास। प्राचीन काल में छोटा नागपुर एक पूर्ण वन क्षेत्र था। सघन वनों एवं पहाड़ियों से परिपूर्ण यह क्षेत्र कैमूर और विंध्य पहाड़ियों से घिरा था। फिर भी बाह्य आक्रमण यदाकदा होते रहे। वनों और पर्वतों की बहुलता ने ही आदिम जनजातियों को यहाँ बसने के लिए आकर्षित किया। असुर, खड़िया और बिरहोर यहाँ की प्राचीन जनजातियां थीं। इसके बाद कोरवा जनजाति तथा कोरबा के बाद मुंडा, उरांव, हो आदि जनजातियां आकर झारखंड क्षेत्र में बसीं। इनके बाद झारखंड में बसने वाली जनजातियों में चेरो, खरवार, भूमिज तथा संथाल थे। असुर झारखंड में निवास करने वाली सबसे प्राचीन आदिम जनजाति थी। लोहे को गलाकर आजीविका चलाने वाली असुर जनजाति ने नवपाषाण काल से लेकर उत्तर वैदिक काल तक छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवास किया। इनके द्वारा निर्मित अनेक असुरगढ़ों के अवशेष आज भी पाए जाते हैं। ये भवन निर्माण कला में भी निपुण थे। संभवतः वर्तमान की लोहार जनजाति इन्हीं के वंशज हैं। ऐसा माना जाता है कि वैदिक आर्यों का विरोध करने वाले नाग असुरों की ही शाखा थे। वर्तमान में सिंहभूम एवं मानभूम क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास करने वाली खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण दक्षिणी कोयल नदी के तट पर पोरा से मिलता है, जबकि दूसरी बस्ती का प्रमाण पोटा के पास ही वीरू-कसलपुर से मिलता है। कुछ इतिहासकारों एवं मानव वैज्ञानिकों का मानना है कि खड़िया लोगों के शारीरिक सांस्कृतिक लक्षण द्रविड़ परिवार की जनजातियों से ज्यादा मिलते जुलते हैं। अतः ये विंध्य श्रेणियों को पार कर दक्षिण भारत से इस क्षेत्र में आकर बसे होंगे। असुर और खड़िया की तरह ही बिरहोर झारखंड क्षेत्र में निवास करने वाली प्राचीनतम जनजाति है। असुर झारखंड में निवास करने वाली सबसे प्राचीन आदिम जनजाति थी।
लोहे को गलाकर आजीविका चलाने वाली असुर जनजाति ने नवपाषाण काल से लेकर उत्तर वैदिक काल तक छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवास किया। इनके द्वारा निर्मित अनेक असुरगढ़ों के अवशेष आज भी पाए जाते हैं। ये भवन निर्माण कला में भी निपुण थे। मुंडा और उरांव झारखंड में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां रही हैं। यह माना जाता कि मुंडा लोगों ने ही झारखंड की असुर संस्कृति को नष्ट किया था। ये लोग रोहतासगढ़ होते हुए छोटा नागपुर में बस गए तथा प्रथम सदी में ऐतिहासिक नागवंश की स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुंडा जनजाति के बारे में यह भी माना जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए थे और कुछ समय तक दक्षिणी बिहार में रहे। बाद में उरांवों, चेरो तथा खरवारों द्वारा विरोध किए जाने पर छोटा नागपुर क्षेत्र में आकर बस गए थे। यह भी माना जाता है कि मुंडा लोगों ने ही झारखंड की असुर संस्कृति को नष्ट किया था। मुंडा जरासंध से संबंधित थे तथा महाभारत युद्ध में कौरव सेना में सम्मिलित थे। जब चेरों, उरांव और खरवार द्वारा दक्षिणी बिहार से इन्हें बाहर कर दिया गया था, तब ये छोटा नागपुर क्षेत्र में आकर बसे। उस समय इनका नेतृत्व मदरा मुंडा द्वारा किया जा रहा था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार मदरा मुंडा ने सुतिया पाहन नामक व्यक्ति को मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त कर दिया था। सुतिया पाहन ने अपने नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम सुतिया नागखंड रखा था तथा मुंडाओं ने नागवंश की स्थापना में सहयोग किया था। उरांव जनजाति, जिनका संबंध द्रविड़ से माना जाता है, दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति है। ऐसा माना जाता है कि उरांव दक्षिण भारत से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर प्रवासन करते हुए सर्वप्रथम रोहतास के पहाड़ी क्षेत्रों में आकर बसे थे। द्रविड़ से इनका संबंध स्थापित होने का आधार भाषाई है, क्योंकि इनकी भाषा कुडुख और कन्नड़ में समानता पाई जाती है। उरांव परंपरा के अनुसार ये लोग स्वयं को खरख का वंशज मानते हैं, जिसके कारण ये बाद में करूख कहलाने लगे। वे घुमक्कड़ी करते हुए रोहतासगढ़ पहुंचे थे। रोहतासगढ़ से चेरो एवं खरवारों द्वारा निकाले जाने के बाद उरांव दो शाखाओं में बंट गए। एक शाखा दक्षिणी कोयल के राजमहल के क्षेत्र में बस गई। राजमहल की मलेर जनजाति इन्हीं की वंशज है। दूसरी शाखा उत्तरी कोयल की घाटी क्षेत्र पलामू में तथा छोटा नागपुर खास में आकर बसी, जहां इनका मुंडाओं से घनिष्ठ संपर्क स्थापित हुआ। उरांव जनश्रुतियों के अनुसार मुंडाओं ने इन्हें मांस खाने के लिए प्रेरित किया था, जबकि इन लोगों ने मुंडाओं को हल जोतना एवं कृषि करना सिखाया था। कालांतर में उरांवों के दबाव के कारण ही मुंडा पश्चिमी भाग में स्थानांतरित होते चले गए। उरांव जनजाति, जिनका संबंध द्रविड़ से माना जाता है, दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति। ऐसा माना जाता है कि उरांव दक्षिण भारत से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर प्रवासन करते हुए सर्वप्रथम रोहतास के पहाड़ी क्षेत्रों में आकर बसे थे। द्रविड़ से इनका संबंध स्थापित होने का आधार भाषाई है, क्योंकि इनकी भाषा कुडुख और कन्नड़ में समानता पाई जाती है। पलामू क्षेत्र में खरवार, चेरो, कोल आदि जनजातियां निवास कर रही थीं। छोटा नागपुर में भूमिज, संथाल, भुइया जनजातियां भी प्राचीन समय से रह रही थी। इन जनजातियों में भूमिज मानभूम क्षेत्र में, हो सिंहभूम तथा भुइया जनजाति पलामू क्षेत्र में निवास करती थी। हो जनजाति की भाषाई तथा परंपरागत समानताएं मुंडाओं से मिलती जुलती हैं, जिसके आधार पर माना जाता है कि सिंहभूम में निवास करने से पूर्व हो जनजाति लंबे समय तक छोटा नागपुर खास में निवास करती थी। बहुलता की दृष्टि से छोटा नागपुर में मुंडा और उरांव जनजाति, पलामू में बिरजिया जनजाति, मानभूम में भूमिज और सिंहभूम व हजारीबाग में हो जनजाति रह रही थीं। पूर्व मध्यकाल अर्थात 8वीं से 12वीं सदी के बीच संथाल जनजाति की जनसंख्या हजारीबाग में अधिक थी, जबकि पलामू में चेरो खरवार की जनसंख्या अधिक थी। ब्रिटिश काल में संथाल परगना क्षेत्र में संथालों को लाकर बसाने से संथालों की जनसंख्या अधिक हो गई। झारखंड वैदिक युग।
विभिन्न वैदिक साहित्यिक स्रोतों में झारखंड की जनजातियों तथा क्षेत्रों का वर्णन अनेक संदर्भों में आया है। अनेक स्रोत यह बताते हैं कि झारखंड की अधिकांश जनजातियां वैदिक आर्य लोग जो ऋग्वैदिक युग में उत्तर पश्चिम भारत में तथा उत्तर वैदिक युग में उत्तर भारत में अपना प्रसार कर रहे थे, उनकी विरोधी थी। अमरनाथ दास की पुस्तक अमरकोश में चाईबासा शहर के लिए श्रीवास शहर नाम का उल्लेख किया गया है। अमरनाथ दास के अनुसार यहाँ का शासक नरवाहन था, जिसके पुत्र ललितांग का विवाह चंपा की राजकुमारी के साथ हुआ था। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार वैदिक काल में चेरो, सबर आदि जनजातियां मगध क्षेत्र में निवास करती थी, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में कीकट मगध क्षेत्र तक आर्यों का विस्तार हुआ तब ये लोग छोटा नागपुर की ओर प्रस्थान कर गए। जयचंद विद्यालंकार ने बिहार एक ऐतिहासिक दिग्दर्शन नामक पुस्तक में इस बात का वर्णन किया है कि आर्यों ने अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र ने सोन नदी के किनारे एक किले का निर्माण करवाया था, जिसका नाम उसने अपने पुत्र रोहिताश्व के नाम पर रोहिताश्वगढ़ रखा था। झारखंड बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का झारखंड क्षेत्र से गहरा संबंध था। डॉक्टर वीरोत्तम ने अपनी रचना झारखंड इतिहास एवं संस्कृति में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड को बताया है, जिसे तथ्य नकारते हैं। इसका प्रमाण पलामू के मूर्तिया गांव से प्राप्त सिंहमस्तक है। यह अवशेष वर्तमान में रांची विश्वविद्यालय संग्रहालय में सुरक्षित है तथा सांची में स्थित बौद्ध स्तूप पर उत्कीर्ण सिंह मस्तिष्क से काफी समानता रखता है। धनबाद जिले में करुआ ग्राम का बौद्ध स्तूप स्वर्णरेखा नदी के तट पर डालमी एवं कंसाई नदी के तट पर बुद्धपुर में बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक अवशेष पाए गए हैं। बेंगलर के अनुसार ये अवशेष 10वीं सदी के हैं। झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमा क्षेत्रों पर लाथोंटोंगरी पहाड़ी में बेंगलर ने चैत्य तथा पाकबीरा में आरसी बोकन ने बौद्ध खंडहर की खोज की है। चैत्य बौद्ध धर्म का पवित्र पूजा स्थल होता है। 1919 में ए शास्त्री ने बाग में काले चिकने पत्थर की बुद्ध मूर्ति की खोज की थी, जिसकी दोनों भुजाएं टूटी हुई हैं। इसी स्थल से एक अष्टभुजी देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। प्रतिमा के ऊपर एक सिंह सवार है। यहां से एक लेख प्राप्त हुआ है, जिस पर अर्धबंगला नागरी लिपि में लेख उत्कीर्ण हैं। यह लेख बंगाल के शासक विजयसेन के देवपाड़ा प्रशस्ति लेख से समानता रखता है। खूंटी जिले के बेलवादाग ग्राम से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है। यहां से प्राप्त ईंट सांची के स्तूप में प्रयुक्त ईंट एवं मौर्यकालीन ईंटों के समान है। गुमला जिले के कटुंगा गांव, पूर्वी सिंहभूम के भूला ग्राम से बुद्ध की प्रतिमा तथा पूर्वी सिंहभूम के इचागढ़ से स्कूल की दीवार से महाश्री तारा की एक प्रतिमा प्राप्त हुई हैं। 1984 से यह प्रतिमा रांची संग्रहालय में सुरक्षित है। राजमहल क्षेत्र स्थित कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज कनिंघम द्वारा की गई है। चतरा जिले के ईटखोरी में भद्रकाली मंदिर परिसर से बुद्ध की 4 प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। ये प्रतिमाएं 7वीं सदी की हैं तथा विभिन्न मुद्राओं में हैं। ये मूर्तियां बालू पत्थर की हैं, जो हर्षवर्धनकालीन प्रतीत होती हैं। गौतम बुद्ध बोधगया में ज्ञान प्राप्ति बोधत्व के बाद 45 वर्षों तक जिन क्षेत्रों में ज्ञान का उपदेश देते रहे, उनमें झारखंड क्षेत्र भी शामिल था। कुषाण वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक कनिष्क के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। महायान बौद्ध धर्म को प्रश्रय देने वाले शासक कनिष्क ने लगभग संपूर्ण बिहार झारखंड क्षेत्र पर शासन स्थापित कर लिया था। कनिष्क ने इस क्षेत्र में नियुक्त अपने क्षत्रप वंशफर के सहयोग से यहाँ के स्थानीय निवासी पुलिंदों को बौद्ध धर्म में शामिल किया था। इस तरह कनिष्क के समय तक झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म फल फूल रहा था। जब गुप्त वंश के समय विशेषकर समुद्रगुप्त के काल में वैष्णव धर्म का उद्भव एवं प्रभाव इस क्षेत्र पर पड़ने लगा, तब बौद्ध धर्म का प्रभाव शिथिल होने लगा।
गुप्त वंश के पतन के बाद जब इस क्षेत्र पर कट्टर शैव शासक बंगाल के शशांक का शासन स्थापित हुआ तब उसने कई बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया। पुनः बौद्ध धर्म के संरक्षक शासकों हर्षवर्धन एवं पाल वंश के समय झारखंड क्षेत्र पर बौद्ध धर्म के प्रभाव में वृद्धि हुई। पाल वंश के शासकों गोपाल, धर्मपाल, देवपाल आदि ने बौद्ध धर्म की शाखा वज्रयान को अधिक प्रश्रय दिया, जिसका प्रभाव भी झारखंड पर पड़ा। झारखंड जैन धर्म प्राचीन काल में मानभूम जैन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र था। झारखंड की पार्श्वनाथ पहाड़ी, कंसाई और दामोदर नदी घाटी, तुईसामा, देवल, पाकबीरा, गोलमारा, पवनपुर, पालमा, कर्रा, कतरास, गोडाम तथा पलामू जिले के हनुमान गांव स्थित प्रमुख जैन स्थलों से जैन धर्म के प्रसार का साक्ष्य मिलता है। साहित्यिक स्रोतों में आचारांग सूत्र तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है। आचारांग सूत्र में भगवान महावीर का लाध क्षेत्र में भ्रमण करने का विवरण है। झारखंड के मानभूम तथा बांकुड़ा क्षेत्र, बंगाल में लाध नाम कई स्थलों के साथ जुड़ा हुआ है। इनमें सुकलाध, लाउलाध, पोदलाध तथा बहुलाध प्रमुख स्थल हैं। आचारांग सूत्र के अनुसार इस लाध क्षेत्र के निवासियों ने महावीर के साथ उचित व्यवहार नहीं किया था, जिनके लिए धृष्ट जन का प्रयोग किया गया है। जैन साहित्य के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें 20 तीर्थंकरों अर्थात जैन धर्म के सर्वोच्च गुरुओं को मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ की पहाड़ी पार्श्वनाथ पर हुई थी। इनमें जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का भी महाप्रयाण इसी पहाड़ी पर हुआ था, जिसके कारण इस पहाड़ी को पार्श्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है, जो जैनियों का प्रमुख तीर्थस्थल है। पारसनाथ की पहाड़ी, जिसे सम्मेद शिखरजी भी कहते हैं, वह गिरिडीह जिले में स्थित है। सम्मेद पर्वत अर्थात पारसनाथ पहाड़ी को शाश्वत तीर्थ कहा गया है। 20 तीर्थंकरों जिनका निर्वाण पारसनाथ पर्वत पर हुआ था, में सर्वाधिक प्रसिद्ध पार्श्वनाथ हैं, क्योंकि इनकी ऐतिहासिकता प्रमाणित है। सावन सप्तमी के दिन भगवान पार्श्वनाथ को मोक्ष की प्राप्ति होने के कारण इस दिन प्रतिवर्ष यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। यह स्थान मधुवन के नाम से भी जाना जाता है। पारसनाथ पहाड़ी के अतिरिक्त पकबीरा, देवली, गोलमरा, पलमा आदि में अनेक जैन मंदिर एवं मूर्तियां स्थित थी। बोडाम, बलरामपुर, कर्रा आदि स्थलों पर अनेक जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। इतिहासकार वी बॉल ने अपनी पुस्तक जंगल लाइफ इन इंडिया में सिंहभूम क्षेत्र के आदि निवासियों के लिए सरक शब्द का प्रयोग किया है। सरक शब्द संभवतः जैन धर्म में गृहस्थ जैनियों के लिए प्रयोग किए जाने वाले श्रावक शब्द से बना है। जैन साहित्य के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं, जिनमें 20 तीर्थंकरों अर्थात जैन धर्म के सर्वोच्च गुरुओं को मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ की पहाड़ी पार्श्वनाथ पर हुई थी। इनमें जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का भी महाप्रयाण इसी पहाड़ी पर हुआ था, जिसके कारण इस पहाड़ी को पार्श्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है, जो जैनियों का प्रमुख तीर्थस्थल है। झारखंड मगध साम्राज्य गौतम बुद्ध के समय 6ठी से 5वीं सदी पूर्व में महाजनपदों की स्थापना हो चुकी थी। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। झारखंड के कुछ भागों को भी कीकट नाम से संबोधित किया गया है। मगध का विस्तार क्षेत्र उत्तर में गंगा नदी से पश्चिम में सोन नदी तक तथा दक्षिण में विंध्य की पहाड़ियों तक था, अर्थात झारखंड का पहाड़ी, पठारी तथा जंगली क्षेत्र मगध महाजनपद का हिस्सा था। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले लोहे की उपलब्धता ने उत्तम हथियारों के निर्माण में सहयोग दिया, जिससे मगध अन्य महाजनपदों पर सफलता प्राप्त करने में सफल हुआ। झारखंड मौर्य साम्राज्य इतिहासकार आर रामशास्त्री के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था। परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र में निवास करने वाली 8वीं जनजातियों पर अशोक का नियंत्रण स्थापित था।
अशोक के 13वें शिलालेख में आटविक नाम का उल्लेख हुआ है, जो आर.डी. भंडारकर के अनुसार उड़ीसा से बघेलखंड छत्तीसगढ़ के मध्य का क्षेत्र था, जिसके अंतर्गत ही झारखंड का क्षेत्र स्थित था। अशोक ने आटव जनजातियों में अपने धम्म के प्रचार के लिए रक्षित को भेजा था। कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश के लिए कुकुर देश शब्द का प्रयोग किया है। अर्थशास्त्र के अनुसार वनवासियों को नियंत्रित करने के लिए तथा मगध क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए आटविक नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मगध एवं मौर्य साम्राज्य तथा दक्षिण भारत का व्यापारिक मार्ग झारखंड क्षेत्र से ही होकर गुजरता था। अर्थशास्त्र में इंद्रवाहक नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा है। इंद्रवाहक संभवतः ईब एवं शंख नदी का घाटी क्षेत्र था। मौर्य काल में ही इस क्षेत्र से होकर महत्वपूर्ण व्यावसायिक मार्ग गुजरता था, जो बंगाल के तट पर स्थित प्रमुख मौर्यकालीन बंदरगाह ताम्रलिप्ति को पाटलिपुत्र, गया एवं वाराणसी से जोड़ता था। ताम्रलिप्ति से पाटलिपुत्र को जोड़ने वाले इस मार्ग पर झारखंड के रघुनाथपुर, तेलकुप्पी, झरिया आदि स्थल स्थित थे। अर्थशास्त्र में वर्णित मौर्यकालीन दक्षिणापथ मार्ग भी झारखंड से होकर गुजरता था, जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत एवं प्रतिष्ठान से जोड़ता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मगध एवं मौर्य साम्राज्य तथा दक्षिण भारत का व्यापारिक मार्ग झारखंड क्षेत्र से ही होकर गुजरता था। अर्थशास्त्र में इंद्रवाहक नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा है। इंद्रवाहक संभवतः ईब एवं शंख नदी का घाटी क्षेत्र था। झारखंड स्थानीय राजवंशों का उदय। इस क्षेत्र में निवास करने वाली बहुसंख्यक जनजातियों ने अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न वंशों की स्थापना की। अनेक नए वंशों का भी उदय हुआ, जैसे छोटा नागपुर खास क्षेत्र में नागवंश, पलामू में रक्सैल वंश, सिंहभूम क्षेत्र में पोढ़ाट का सिंहवंश, मुंडाराज, पंचेत, कांकजोल, क्योंझर आदि। पलामू क्षेत्र में रक्सैल वंश का आधिपत्य रहा, जिन्होंने सरगुजा तक अपने क्षेत्र का विस्तार किया। रक्सैल भी बाह्य शासक थे और वे सब राजपूताना से पलामू पहुंचे थे, लेकिन स्थानीय जनजाति चेरो के विद्रोह ने रक्सैलों का प्रभाव सीमित कर दिया। स्थानीय जनजातियों में मुंडा जनजाति राजनीतिक रूप से ज्यादा प्रभावशाली जनजाति थी तथा मुंडाओं ने राज्य स्थापना के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए और सफलता भी प्राप्त की। इस जनजाति ने सर्वप्रथम रीसा मुंडा के नेतृत्व में राज्य का निर्माण किया। यह प्रथम मुंडा जनजातीय नेता था। इसने ही सुतिया पाहन नामक व्यक्ति को मुंडाओं का शासक नियुक्त किया था। सुतिया पाहन ने अपनी योग्यता का परिचय देते हुए सुतिया नागखंड नामक राज्य की स्थापना की। यह राज्य 7 गढ़ में विभक्त था, जो निम्न हैं: लोहागढ़ लोहरदगा, मानगढ़ मानभूम, सुरगुगगढ़ सरगुजा, हजारीबाग, सिंहगढ़ सिंहभूम, पालूनगढ़ पलामू, केसलगढ़। सुतिया पाहन ने इन 7 गढ़ों को 21 परगनों में विभाजित किया था। ये 21 परगने निम्नलिखित हैं: ओमदंडा, गीरगा, तमाड़, दोईसा, विरुआ, लोहारडीह, खुखरा, लचरा, खरसिंग, सुरगुजा, विरना, उदयपुर, जसपुर, सोनपुर, बोनाई, गंगपुर, पोढ़ाट, बेलखादर, कोरिया, बेलसिंग, चंगमंकर। इस प्रकार सुतिया पाहन ने संपूर्ण झारखंड पर मुंडाओं का राज्य स्थापित कर दिया था, लेकिन सुतिया पाहन अधिक लंबे समय तक इस राज्य को एक सूत्र में बांध कर नहीं रख सका। पहले जैन एवं बौद्ध धर्म का प्रसार, पुनः आर्यों की इस क्षेत्र में बढ़ती संख्या के कारण अलग अलग क्षेत्रों में नए राजवंशों का उदय होने लगा, जिनमें नागवंश प्रमुख था। नागवंश की स्थापना राजा फणिमुकुट राय ने की थी, जिसने रामगढ़, गोला, बरवा, पलानी, हजाम तथा तमाड़ आदि क्षेत्रों पर सफलतापूर्वक आधिपत्य स्थापित किया। इस वंश की राजधानी खुखरा थी। फणिमुकुट राय द्वारा नागवंश की स्थापना की जानकारी 1789 में नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह द्वारा भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई।
फणिमुकुट राय का जन्म 64 ही में हुआ था तथा उन्होंने 83 से 162 ही तक शासन किया था। नागवंशावली के अनुसार फणिमुकुट राय वाराणसी की रहने वाली पार्वती का पुत्र था, जिसे सुतांबे के पार्थ राजा फणिमुकुट राय का जन्म मदरा मुंडा तथा अन्य नेताओं ने अपना समर्थन देकर राजा नियुक्त किया था। नागवंशी परंपरा के अनुसार एक शाकलदीपी ब्राह्मण बच्चे को फन फैलाए सर्प के नीचे देखा गया था। जे.के. बेवस्टर के अनुसार नवजात बालक का पालन पोषण कान्यकुब्ज के ब्राह्मण ने किया था तथा उसी ने फणिमुकुट राय नामकरण भी किया था। शरद चंद्र राय के अनुसार राजा बनते ही फणिमुकुट राय ने झारखंड के एक बड़े क्षेत्र रामगढ़, तमाड़, रांची, तोरी, लातेहर, बरवा, पलामू को अपने नियंत्रण में ले लिया था। विद्याभूषण लाल तथा प्रघुम्मन सिंह के अनुसार फणिमुकुट राय ने नागवंशी राज्य को 66 परगनों में विभाजित किया था। नागवंशी राज्य के पूरब में पंचेत राज्य तथा दक्षिण क्षेत्र में क्योंझर, उड़ीसा राज्य स्थित था। फणिमुकुट राय ने पंचेत राज्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था तथा गोवंशी राजपूत राजकुमारी के साथ विवाह कर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली थी। 64 ही में हुआ था तथा उन्होंने 83 से 162 ही तक शासन किया था। नागवंशावली के अनुसार फणिमुकुट राय वाराणसी की रहने वाली पार्वती का पुत्र था, जिसे सुतांबे के पार्थ राजा मदरा मुंडा तथा अन्य नेताओं ने अपना समर्थन देकर राजा नियुक्त किया था। पंचेतों के सहयोग से उसने क्योंझर राज्य पर विजय प्राप्त की थी। फणिमुकुट राय ने अपनी राजधानी सुतियांबे, रांची जिला में एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसमें पुरी, उड़ीसा के ब्राह्मण ने शुद्धिकरण का काम किया था। इसके लिए फणिमुकुट राय ने ब्राह्मण को 2 ग्राम सोरंडा तथा महुगावा दान में दिए थे। नागवंशी राजा भवराय का दीवान बेलकुंपी गांव का रहने वाला श्रीवास्तव कायस्थ था। बेनीराम मेहता द्वारा तैयार नागवंशावली के अनुसार प्रताप राय चतुर्थ नागवंशी शासक था। वह सुतियांबे से राजधानी बदलकर चुटिया, स्वर्णरखा के तट पर ले गया था। 11वीं सदी के उत्तरार्ध में मध्य प्रदेश के त्रिपुरी, जबलपुर के पास के कलचुरी शासकों ने नागवंश पर आक्रमण किया था। कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण के समय गंधर्व राय नागवंश का शासक था, जिसके बाद भीमकर्ण शासक बना था। नागवंश में कर्ण की उपाधि कलचुरियों से प्रभावित थी। भीमकर्ण ने भीम सागर का निर्माण करवाया था। इसने सरगुजा के रक्सैलों को पराजित कर अपने राज्य की सीमा गढ़वाल राज्य तक विस्तारित कर ली थी। सरगुजा, छत्तीसगढ़ में हैहयवंशी रक्सैलों ने अपना शासन स्थापित कर लिया था। रक्सैलों ने 12,000 घुड़सवार सैनिकों के साथ नागवंशी शासक भीमकर्ण पर आक्रमण किया था, लेकिन भीमकर्ण ने बरवा की लड़ाई में रक्सैलों को पराजित कर दिया तथा बरवा एवं टोरी, लातेहर तक अपना शासन स्थापित कर लिया था। इस समय संभवतः तुर्क शासक बख्तियार खिलजी के आक्रमण के भय से ही भीमकर्ण ने अपनी राजधानी चुटिया से पुनः खुखरा स्थानांतरित की थी। रक्सैल वंश। रक्सैल राजपूत वंश था, जो राजपूताना क्षेत्र से रोताश्वगढ़, रोहतासगढ़ होते हुए इस क्षेत्र में आए थे एवं उन्होंने पलामू से सरगुजा क्षेत्र तक अपना शासन स्थापित कर लिया था। पलामू क्षेत्र में पहुंचने पर रक्सैल 2 शाखाओं में विभाजित हो गए थे। एक दल हरिहरगंज महाराजगंज के मार्ग से होते हुए देवगन में आकर बसा था, जबकि दूसरा दल पांकी के मार्ग से होते हुए कुंडेलवा में बसा था। चेरो खरवार वंश। 16वीं सदी तक रक्सैलों को चेरो शासकों ने अपदस्थ कर अपना शासन स्थापित कर लिया। इन जातियों में सबसे प्रमुख खरवार जनजाति थी, जिसने पलामू के जपला क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया था। प्रताप धवल खरवार इस जनजाति का सबसे प्रसिद्ध शासक था, जिसके शिलालेख बिहार के तिलैत 1158, ताराचंडी 1169 तथा फुलवारी 1169 से मिले हैं। दक्षिण भारत से रोहतासगढ़ होते हुए पलामू क्षेत्र में निवास करने वाली मारह जनजाति ने उराम के साथ इस क्षेत्र में प्रवेश किया था।
सोन एवं उत्तरी कोयल नदी घाटी में निवास करने वाली मारह जनजाति ने पलामू क्षेत्र का उत्तरी पश्चिमी भाग गढ़वा जिला, जो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा बनाता है, में अपना शासन स्थापित किया तथा 14वीं से 18वीं सदी तक शासन किया। 16वीं सदी तक रक्सैलों को चेरो शासकों ने अपदस्थ कर अपना शासन स्थापित कर लिया। इन जातियों में सबसे प्रमुख खरवार जनजाति थी, जिसने पलामू के जपला क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया था। प्रताप धवल खरवार इस जनजाति का सबसे प्रसिद्ध। मानवंश के राजाओं ने हजारीबाग और सिंहभूम पर शासन किया, जो अत्यंत क्रूर थे। मानवंश की जानकारी का स्रोत कवि गंगाधर द्वारा लिखित 1373 से 78 के बीच का गोविंदपुर धनबाद का शिलालेख था। दूधपानी हजारीबाग से 8वीं सदी शासक था का शिलालेख प्राप्त होता है। इस समय मानभूम में निवास करने वाली सबर जनजाति मान राजाओं के अत्याचार से परेशान होकर पंचेत क्षेत्र में पलायन कर गई थी। स्थानीय भूमिजों ने इनके बढ़ते अत्याचारों के विरुद्ध भूमि स्वराज आंदोलन चलाया था। पूर्व मध्यकाल आते आते हजारीबाग, चतरा, कोदरमा, बोकारो आदि क्षेत्रों में रामगढ़, कुंडा, केंदी, छह, खड़गड़िया आदि अनेक राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। पाटकुड़ी, नावागढ़, कतरास, झरिया, टुंडी जैसे अन्य छोटे छोटे राज्य भी स्थापित हो चुके थे। रामगढ़ राज्य का संस्थापक बाघदेव सिंह था, जिसने 1368 ही में स्वतंत्र रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी। बाघदेव सिंह तथा उसका बड़ा भाई सिंहदेव सिंह नागवंशी राजाओं के सामंत थे, जिसने पहले कर्णपुरा परगने पर तथा बाद में 21 परगनों पर अधिकार कर लिया था तथा सिसिया को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। रामगढ़ राज्य की राजधानी सिसिया के बाद क्रमशः उल्टा, बादम और अंततः रामगढ़ में स्थापित हुई। खड़गड़िया राज्य हजारीबाग और गया के बीच 15वीं सदी में खड़गड़िया राज्य की स्थापना इस क्षेत्र में निवास करने वाली बंदखत जाति को परास्त कर हंसराज देव द्वारा की गई थी। पंचेत राज्य मानभूम क्षेत्र में स्থাपित था। इस राज्य की स्थापना का संबंध काशीपुर के राजा अनीत लाल से है। जब वह अपनी रानी के साथ ठाकुरद्वारा अर्थात जगन्नाथपुरी की यात्रा पर था, तब अरुण वन अर्थात पंचेत में रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया था। यह बालक बड़ा होकर पंचेत का प्रथम शासक बना। इसने पंचेतगढ़ किले पंचकोट का निर्माण करवाया। इसने कपिला गाय की पूंछ को राजचिन्ह घोषित किया था। सिंह वंश सिंहभूम में पोढ़ाट के सिंह वंश का प्रभुत्व था। W. हंटर ने द इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया में सिंहभूम को पोढ़ाट के सिंह राजाओं का भूमि कहा है। टिकैत नृपेंद्र नारायण सिंहदेव ने अपनी पुस्तक सिंहभूम सरायकेला खरसांवा थ्रू द एजेज में सिंहवंश का पारिवारिक इतिहास वंश प्रभा को उद्धृत करते हुए लिखा है कि सिंहों का आगमन इस क्षेत्र में 7वीं सदी के अंत में 693 में हुआ था। इतिहासकारों का मानना है कि ये राजस्थान क्षेत्र से आने वाले राठौर राजपूत के वंशज थे, जो यहाँ आकर 2 शाखाओं में बंट गए थे। प्रथम शाखा के संस्थापक काशीनाथ सिंह थे, जिन्होंने पोढ़ाट राज्य की स्थापना की थी। संभवतः सिंहभूम पर सिंहवंश का शासन 13वीं शताब्दी तक स्थापित था। सन 1205 में इस वंश की दूसरी शाखा का उदय हुआ, जिसका संस्थापक दर्पनारायण सिंह था। दर्पनारायण सिंह के बाद सन 1262 से 1271 तक युधिष्ठिर शासक बना और 9 वर्ष पश्चात उसका पुत्र काशीराम सिंह सिंहभूम का राजा बना। काशीराम सिंह ने बनाई क्षेत्र में पोढ़ाट को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। काशीराम सिंह के बाद अच्युत सिंह शासक बना था। अच्युत सिंह ने ही पौरी देवी को अपने राज्य के अधिष्ठात्री देवी के रूप में स्थापित किया था।
अच्युत सिंह के बाद त्रिलोचन सिंह और अर्जुन सिंह प्रथम शासक नियुक्त हुए थे। अर्जुन सिंह प्रथम वाराणसी से वापस लौट रहा था, तब मुस्लिम सैनिक उसे पकड़कर कटक ले गए, जिसे पुनः सिंहभूम वापस भेज दिया गया था। इस वंश का 13वां राजा जगन्नाथ सिंह था, जो क्रूर, निर्दयी और विलासी था। इसके अत्याचारों ने भुइयां विद्रोह को जन्म दिया था। 12वीं शताब्दी के अंत तक सिंह वंश अपने उत्थान पर था। काशीराम सिंह ने बनाई क्षेत्र में पोरहाट को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। काशीराम सिंह के बाद अच्युत सिंह शासक बना था। अच्युत सिंह ने ही पौरी देवी को अपने राज्य के अधिष्ठात्री देवी के रूप में स्थापित किया था। ढाल वंश। सिंहभूम के ढालभूम क्षेत्र में ढाल वंश ने अपना शासन स्थापित किया था। पंचेतों की तरह ढाल राजा संभवतः धोबी जाति के थे तथा नरबली प्रथा के समर्थक थे। बेंगलर के अनुसार ढाल राजा ने ब्राह्मण कन्या से विवाह किया था, जिससे उत्पन्न बालक ने ही ढालभूम राज्य की स्थापना की थी। इस तरह प्रारंभ से लेकर पूर्व मध्यकाल तक छोटा नागपुर के राजवंशों में नाग वंश सबसे अधिक शक्तिशाली रहा, जिसने कई बाहरी आक्रमणकारियों से इस क्षेत्र की रक्षा की। इसी वंश के शासनकाल में इस क्षेत्र में सबसे अधिक विकास भी हुआ। यह सब तभी संभव हो सका जब स्थानीय लोगों ने भी उन्हें भरपूर सहयोग किया।